जो लोग हैं उनकी सफाई करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी बंद करके तो फिर लोगों का ही नुकसान होने वाला है। वैसे ही आजकल यूनिवर्सिटी जितनी चलती है हमारी, और वो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में से एक है देश की। और वहाँ पर क्या किया जा सकता है, कैसे सफाई की जा सकती है, कैसे माहौल को ठीक किया जा सकता है, उस पर काम सरकार को करना चाहिए कि जो भी एक्शन लेना हो, मतलब हम नहीं कह रहे कि वहां पर आप लेफ्ट के सारे छात्र संगठन ही बैन कर दो, बंद कर दो, लेकिन ये करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, तभी सुधरेंगे। करना ही पड़ेगा सारे संगठनों को, ये उन्हीं की उपज है। ये वही छात्र उनको तैयार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और नए छात्रों को इस तरीके से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो पूरा जब तक लेफ्ट का इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, वहां पे सारे उनके छात्र संगठन, उनकी संस्थाएं बंद नहीं होगी, तब तक इस तरह के दिमागी नक्सल सब जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको बंगाल में तैयार करते हैं और देश के दूसरे हिस्सों में दिमागी नक्सल जाके पूरे देश के अंदर इस तरह का उपद्रव खड़ा करते हैं। तो बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल जो टूल्स हैं उसमें इस्तेमाल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल करना होगा। ऐसी सोच और ये इस तरीके की ग्राफिटी और ये सब काम, एक तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, चलो प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासन आप बदल सकते हो। जेएनयू में भी अब वैसा प्रशासन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ये काम बगैर जो बौद्धिक इंग्रेडिएंट दे रहा है ना आपको प्रोफेसर्स, अध्यापक, उनके संरक्षण के बगैर पॉसिबल नहीं है। दिमागी जेएनयू में भी वही कहा जाता है। नहीं तो वो तो दिखता ही है ना भाई। जेएनयू में पहले क्या होता था? पहले जेएनयू में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, इसको वहां के प्रोफेसर्स कहते थे। जो वहां का ओपन थिएटर है, एम्फी थिएटर है, वहां बैठकर वो बोलते थे और उसको बड़े अच्छे से, मतलब बड़े विद्वान प्रोफेसर के तौर पर बताया जाता था बाकायदा, उसमें कोई कहने की बात नहीं। वहां के प्रोफेसर बैठकर और वो बताया करते थे कि वो कॉमरेड कैसे जंगल में चला गया, फिर वो दंतेवाड़ा चला गया, फिर वहां से कहां चला गया, फिर वो आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया और कैसे उसने इतना बड़ा संगठन तैयार किया, वो बताते हैं वो। इसमें कोई पहली बार नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि फासिस्ट डिजर्व बुलेट, अब फासिस्ट कौन है ये भी तय करना पड़ेगा। फासिस्ट मतलब जिसका दिमाग कुंद हो गया हो, जो एक ही तरह का सोचता है, दूसरे को मार देना चाहते हो, तो ये तो कम्युनिस्ट करते हैं। और इन्हीं के एक बड़े नेता थे केरल के, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने तो ये तक कहा कि सीआरपीएफ के लोग उनके इलाके में गए क्यों, और अगर गए तो गोली खाएंगे, और उसके बावजूद कांग्रेस के लोग आज देखिए उनके साथ खड़े। 70 सीआरपीएफ जवान जब उनका बलिदान हुआ था, उन्हीं की बात हो कर रहे हैं। तो उसके बाद किसी एक कैंपस में तो जश्न हुआ था, जेएनयू में। और जब ये सब होता है ना, हम लोग जब डिबेट कर रहे होते तो कोई आग खड़ा हो जाता, अच्छा कहां है देशद्रोही बताइए, कैसे आप किसी को देशद्रोही, किसी का ऐसे ही वो ये जो कर रहा है वो देशद्रोही। चलें अब देखते हैं इस पर बंगाल के मुख्यमंत्री क्या आगे एक्शन लेते हैं। हमने कल आपको बताया था तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी थी। इस पर उन्होंने एतराज जताया, क्योंकि कल भारत लौट आए थे, उनको ब्रिटेन और ब्रिटेन से अमेरिका जाना था। ब्रिटेन का दौरा तो वो करा है, लेकिन अमेरिका जाने की उनको इजाजत नहीं मिली, तो वो वापस लौट आए थे। अब उन्होंने आकर के एतराज ये जताया है, जैसे कल सर कह रहे थे ना कि उनकी पूरी आइटिनरी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया था सरकार को, फिर मुझे क्यों नहीं जाने दिया ये मुझे बता दें। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता था। और फिर उन्होंने ये कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो भी अमेरिका जाने के लिए उन्होंने भी अर्जी लगाई थी, उनको नहीं रोका गया। मुझे क्यों रोका? तो ये तो सीधे सीधे यही कहना पड़ेगा कि आप तेलंगाना के विकास में बाधा बनना चाहते हैं, ये आरोप को लगा रहे हैं। देखिए, कल भी ये बात आई थी, राजनीतिक कारणों से इस तरह की अड़चनें पहले भी डाली जाती रही, अभी भी डाली जाती हैं, लेकिन पहले होता था इसलिए अब होना चाहिए, ये गलत है। राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बेशक अपने राज्य के लिए निवेश आमंत्रित करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज के कैंपस के लिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो भी करने जा रहे हैं वो देश के विकास में योगदान होगा। तेलंगाना विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। तो इस तरह के मामलों को राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रहों से ऊपर उठ करके देखने की जरूरत है। हमारी आंतरिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जब भारत का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जा रहा है या कोई मंत्री जा रहा है, किसी भी राजनीतिक दल का नेता जा रहा है, तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक खबर, कल छोटी सी खबर थी, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ खाली पड़े पदों को लेकर यूपीएससी के जरिए एक विज्ञापन निकलवाया है, जिसमें सरकारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। 22 अगस्त से 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। upsc.gov.in यहाँ जाएं और भर्ती और पदों की डिटेल जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? एक बार पहले आपको याद होगा लेटरल एंट्री सरकार ने शुरू की थी, एक दो बार तो वो ठीक से हो गई थी। पिछली बार जो है उस पर खूब हंगामा हुआ कि सीधे लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि आप उसमें आरक्षण नहीं देना चाहते,
तो उस वक्त सरकार को वो विज्ञापन वापस लेना पड़ गया था। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे लेकिन कि वो उसके बाद भी भर्ती हुई थी, तो ये है नहीं, इस बार लेटरल एंट्री शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट भर्ती का है। तो वही मैं क्या कह रहा हूं कि यूपीएससी के जरिए नियुक्तियां लगातार होती रही हैं, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि यूपीए के शासनकाल में नहीं हुई। मोदी सरकार ने उसको और प्रोफेशनल तरीके से बेहतर करने की कोशिश की, और ये तो हर कोई मानता है ना भाई। आप सोचिए यूपीएससी की लेटरल एंट्री पर बवाल हुआ, और जो यूपीए के शासनकाल में पूरी पूरी एनएसी लेटरल एंट्री से कैबिनेट से भी ऊपर हो गई थी, वो क्या थी? इसका जवाब कोई आज तक दे पाया है? और मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कोई 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल किसी ने कुछ काम किया है, तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर काम कर सकता है उस क्षेत्र में। इसमें कोई कहने की बात थोड़ी ना है। आईएएस जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ के आता है और वो पूरा जिला चला रहा होता है। आपको तो किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता हासिल करनी होती है, अनुभव के साथ तो धीरे धीरे मिलता जाता है। अगर ऐसे लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में 10 साल वही काम किया, मान लीजिए किसी ने डेयरी में 10 साल किया, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे या एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्यादा अच्छा काम करेगा? इसका समर्थन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है। एक खबर आपको जाते जाते एक और मैं बता दूं, एक विवाद हमारे यहाँ इसरो को लेकर के चल रहा है। ये विवाद क्या है? दरअसल ये कहा गया कि इसरो जो है अब वो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाना बंद करेगा। इसकी टेक जो है, टेक्नोलॉजी, वो प्राइवेट सेक्टर को देगा। प्राइवेट सेक्टर अब लॉन्च व्हीकल्स बनाए, मतलब रॉकेट्स बनाए और सैटेलाइट्स बनाए। इसरो जो है अब वो R&D के काम पर लगेगा, नई तकनीक विकसित करने पर वो अपना फोकस देगा। कांग्रेस पार्टी ने कल इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये एक और नेहरू जी ने जो संस्थान बना के खड़ा कर दिया, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब इसमें जो जानकारी है वो ये है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ देंगे तो स्केल बड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी ना पूरी। जैसे अभी हमारे यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी ने रॉकेट, अपना प्राइवेट रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजा, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बल्कि ये टेक प्राइवेट सेक्टर के अलावा PSUs को भी जो है वो दिया जाएगा। HAL का नाम भी जो है इसके अंदर लिया जा रहा है। सर, इसमें कंट्रोवर्सी करने की गुंजाइश थी? कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया। सवाल तो खड़े किए जा सकते हैं, और HAL का नाम तो उसमें अभी सहारे के लिए लिया जा रहा है। बेसिक पर्पस तो, इंटेंशन तो प्राइवेटाइज करने का है, और उसमें ये तय होना चाहिए कि जो मेहनत इसरो ने की है, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो मेहनत R&D वो करे और उसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनी उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं कोई। और इससे अब आगे निकलना ही चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन, एक तो ये प्राइवेटाइजेशन को जो दुश्मन समझने की हमारी एक मेंटलिटी है ना, उससे थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। एलन मस्क कर ही रहा है ना, एलन मस्क कर ही रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे निकलने की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो मेहनत तो सारी इसरो वाले करें, हवाई रॉकेट आप उड़ा लें? दोनों करेगा, इंडस्ट्री तो देश में खड़ी होगी ना। नहीं, तो इसरो का पैसा लगेगा, देश का पैसा नहीं लगेगा। इसरो फिलहाल नो हाउ देगा। हाँ, तो वो ठीक है। मैं प्राइवेटाइजेशन को इतना, देखिए, वो कह रहा है हमें गगनयान की बात करनी है, चंद्रयान 4 की बात करनी है, अंतरिक्ष स्टेशन की बात करनी है, फ्यूचर मून, वीनस, मार्स मिशन। वो कह रहा है हम इन कामों पर ध्यान देंगे। कह रहा हूँ प्राइवेटाइज, ये इंटेंशन की बात है कि हम प्राइवेट सिस्टम को ही दुश्मन समझ रहे हैं कि भाई ये खत्म कर देगा, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर, इसको ऐसे भी देखें, कई बार लोग कहते हैं ना, मान लीजिए IIT IIM में पढ़ के कोई बिजनेस कर रहा है, किसका काम कर रहा है? IIT IIM में पढ़ा तो सरकारी इंस्टीट्यूट में बढ़ के सब्सिडी वाले पढ़ा, लेकिन जब वो इंडस्ट्री लगा रहा है, जब वो कोई बिजनेसमैन बना हुआ है, कहीं काम कर रहा है, तो देश की GDP में तो ऐड कर रहा है ना, कहीं और तो जा नहीं रहा। और इसरो अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आप कहेंगे कि अच्छा चलो सरकार पैसा देगी। वो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि सरकार उतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही, उसमें दूसरे लोग करेंगे और इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसका इस्तेमाल होगा, जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल होगा।